डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों एवं मित्रों, आज इस लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसकी खोज किसने की, इसको पहले किसने प्रयोग किया अर्थात इसको कौन प्रयोग में लाया और इसमें क्या क्या है। तो ये तो 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है, लेकिन 11th में सरल रेखाएं 10th लेसन है जिसमें सरल रेखा और उनके गुणधर्मों से संबंधित जानकारी है। इससे पहले क्लास 9th और 10th में बिंदु का निरूपण समतल में अर्थात निर्देशांक अक्षों की जानकारी, मूल बिंदु की जानकारी और उससे संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सभी लेसन नंबर 10 पढ़ने से पहले उसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए इस लेक्चर को हम प्रारंभ से ही स्टार्ट करेंगे। तत्पश्चात लेसन नंबर 10 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सूत्र महत्वपूर्ण हैं जो आपके टीजीटी में भी आते हैं और पीजीटी में भी और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति है क्या, कार्तीय तल क्या है, कार्तीय तल में ही हम बिंदुओं को निरूपित करते हैं। तो कार्तीय तल को कार्तीय तल कहा क्यों जाता है और किसके नाम पर इसको कहा जाता है, ये सब इस लेक्चर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिन्हें हम रेनी देकार्ते के नाम से जानते हैं, जिन्होंने किसी समतल में किसी बिंदु को निरूपित करने के लिए सबसे पहले बिंदु की स्थिति को संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करने के लिए एक विधि प्रस्तुत की, एक पद्धति प्रस्तुत की। सर्वप्रथम कौन थे? रेनी देकार्ते और फ्रांसीसी गणितज्ञ और उन्हें दार्शनिक भी कहा जाता है। कालांतर में रेनी देकार्ते द्वारा प्रस्तुत ये विधि गणित की एक नई शाखा के रूप में विकसित हुई, जिसे हम आज गणित की निर्देशांक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि गणित में जो निर्देशांक ज्यामिति की शाखा है, ज्यामिति माने होता है ज्योमेट्री और निर्देशांक मतलब अंकों का समूह है। तो इस तरह से इन्होंने नई जो बुक्स है एनसीईआरटी की, इन्होंने इसी को दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया और इन्होंने कहा है कि ये बीजगणित और ज्यामिति का संयोजन है। क्योंकि बिंदु को जब हम निरूपित करते हैं किसी समतल में तो उसमें अक्षों को भी लिखा जाता है। अक्षों में जो समतल बनता है 4 पार्ट बनते हैं, प्रत्येक पाद को क्वाड्रेंट कहा जाता है या चतुर्थांश कहा जाता है और उन अक्षों पर भी बिंदुओं को निरूपित किया जाता है। तो इस तरह से ये बीजगणित और ज्योमेट्री की संयोजन से उत्पन्न हुई है। बीजगणित के प्रयोग से ज्यामिति का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ला ज्योमेट्री में वर्णन किया है, जिसमें वक्रों के समीकरण भी निरूपित किए हैं, उनका भी वर्णन किया है। इसलिए निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय या वैश्लेषिक पद्धति का जनक भी इन्हीं के नाम पर इन्हें सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। जो निर्देशांक पद्धति है, ज्यामिति है, इसको एक पद्धति का रूप दे दिया
क्योंकि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं इन्हें हम कार्टेशियन अक्ष भी कहते हैं, और कार्तीय निर्देशांक जो तल है उसे कार्तीय तल भी कहा जाता है। इसीलिए इस पद्धति को, जो बिंदु के निरूपित करने की पद्धति है, विधि है, जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, इसे ही कार्तीय पद्धति कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसी बिंदु का दो लंब रेखाओं में निरूपित कैसे है। तो दो सरल रेखाएं हैं जो परस्पर समकोण पर काटती हैं, जिन्हें हम एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष या भुजाक्ष एक्सिस ऑफ एक्स, और वाई ओ वाई डैश को कोटि अक्ष या वाई अक्ष या एक्सिस ऑफ वाई कहते हैं। तो इस तरह से ये दो सरल रेखाएं, इन्हें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ये जो समतल है इसे चार भागों में ये दोनों रेखाएं अर्थात अक्ष काटते हैं। इन चारों भागों को क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने इस पद्धति को इधर प्लस लिया, और ये भी ध्यान देना है, ओ को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये इधर प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होता है। तो जब हम भी चलते हैं दूरियां तो मूल बिंदु से चलते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का जो रूल है, नियम है, एक्स अक्ष पर चला जाता है, चाहे तो दाहिनी ओर चले चाहे तो बाईं ओर, फिर वाई अक्ष पर चला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ निर्देशांक निरूपित करने जा रहे हैं, जिन्हें हम नियामक भी कहते हैं। निर्देशांक का दूसरा नाम है नियामक। तो इस तरह से इसमें जाने के लिए सबसे पहले हम प्लस चिन्ह है, फिर ऊपर जाएंगे, यहां से ऊपर ये प्लस है। इसमें जाने के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट के अनुसार एक्स अक्ष पर चलेंगे तो पहले बाईं ओर तो माइनस, फिर ऊपर की ओर प्लस। इसमें जाने के लिए माइनस, पहले नीचे आएंगे, नीचे भी माइनस। इसमें जाने के लिए पहले इधर प्लस, फिर नीचे माइनस। तो इस तरह से इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, थर्ड, ऐसे QUAD क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। तो निर्देशांक जो बनता है, निर्देशांक दो दूरियों का समूह है, जो पहली दूरी एक्स अक्ष की होती है और दूसरी दूरी वाई अक्ष की होती है, जिसे हम कामा के द्वारा अलग अलग कर एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करके निरूपित करते हैं। तो ये बिंदु हो गया, जैसे 2,3, तो इसका चिन्ह प्लस है। दो दूरी इधर जाएंगे, 1 2 और 3 इधर, 1 2 3।
तो इसमें आ जाएगा इसके सीध में ये 2, 3 हो जाएगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह 0, 2 लिख दें तो 0 x अक्ष 0 है और y अक्ष पर 2 मात्रक दूरी है, ये 0, 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे निरूपित कर सकते हैं और ये आप 9th और 10th में इनका निरूपण भी पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं इसमें कि आगे इसमें पहले हम 2 बिंदुओं से के बीच की दूरी से संबंधित सूत्र हैं और जो सूत्र हैं वो मुख्य सूत्र हैं, उनको आप पढ़ लेंगे और पढ़ भी चुके होंगे 10th में। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, मतलब इसमें कुछ प्रमुख सूत्र हैं जो लेसन नंबर 10 में जो सरल रेखा है उसमें उपयोग होंगे, प्रयोग में आएंगे, इसलिए इनका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को हाइलाइट्स के रूप में लिया गया है और पूर्व जानकारी जो प्रारंभ से है निर्देशांक ज्यामिति की वह भी आनी चाहिए। तो माना 2 बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हों तो इनके बीच की दूरी d बराबर √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर ओवर रूट। हमने यहाँ पर ये एक रेखाखंड है A और B, A के निर्देशांक हैं x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो इसके बीच की दूरी AB जिसे हम D लिख देते हैं, D है, तो D बराबर ये सूत्र बन जाता है। अब विभाजन सूत्र है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक की 2 बिंदुओं से एक रेखाखंड खींचा जाता है, उसको एक अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक रेखाखंड है ए बी जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और x2 y2। एक बिंदु यहाँ पर है R जो इस रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है m1 अनुपात m2 के अनुपात में। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक हमने x, y मान लिए। तो x बराबर सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये दोनों हम यहाँ x y के स्थान पर रख देंगे तो यही अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो इनको नोट करना है। अब हम बाह्य विभाजन को देखेंगे। अब ये बाह्य विभाजन बिंदु R के निर्देशांक जो बाहर से एक, पुनः देख लीजिए, ए भी एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2 हैं और एक बाहर बिंदु है जो इसको बाह्य से विभाजित करता है, बाहर से। तो इस R के बाह्य विभाजन बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या है, m1 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बाह्य विभाजित बिंदु तक और ए भी 2 बिंदु है जो रेखाखंड इनसे खींचा जाता है। तो इस प्रकार बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 कामा y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये यहाँ पर हम रख देंगे x और y के मान, तो ये बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसके बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब है जो अंदर से विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो उसमें m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा।
रेखाखंड दिया है ए और बी, इसके निर्देशांक है x1/1 और x2/2 और एक इसका R बिंदु है जो इसे मध्य में विभाजित करता है। जे अनुपात और ये अनुपात बराबर हो जाता है, तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो जे m1 और m2 है, ये बिंदु जो है m1 अनुपात m2 के बराबर अनुपात में विभाजित कर देता है। दिया है m1 बराबर m2, तब मध्य बिंदु R के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, इस तरह से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। R के निर्देशांक ये बन जाएंगे यहाँ मान रख देंगे x का मान, मतलब x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। ये निर्देशांक बन गए मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है और त्रिभुज के अंतः केंद्र के परिकेंद्र के निर्देशांक है, बहिकेंद्र के निर्देशांक हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो ये सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC है, ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 y2, इसके निर्देशांक हैं x3 y3। तो अब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र अथवा केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो यहाँ से इसका ये मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु ले लिया D, A से D को मिला दिया, ये माध्यिका हो गई। और AC का मध्य बिंदु ले लिया हमने E, और इसका मध्य बिंदु ले लिया CF। D BC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु E और F AB का मध्य बिंदु है। इस प्रकार ये माध्यिकाएं हैं और माध्यिकाएं इस केंद्र पर, जिसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, जिसे हमने G माना है, 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करती हैं। चाहे तो हम सत्यापित भी कर लें इसके निर्देशांक, अंतःविभाजन का सूत्र लगा दें और m1 जे m1 हो जाएगा, जे m2 हो जाएगा और g के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 करके लगा सकते हैं। तो गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक आ जाते हैं x और y मान लिए। तो x बराबर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। अब इन्हें हम x, y के रूप में लिख दें तो g के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो इस टाइप से ये गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक, चूंकि ये शीर्ष से भी समान दूरी पर होता है, इसलिए हम इसे परकेंद्र भी कह सकते हैं। परकेंद्र के निर्देशांक। अब हम अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। एक त्रिभुज
ए बी सी है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो माना अंतः केंद्र I है, तब I के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अंतः केंद्र कैसे किसे हैं? तो त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये ए का अर्धक है और ये बी का अर्धक है और ये सी का अर्धक है। ये तीनों अर्धक बिंदु आई पर मिलते हैं। तो आई के निर्देशांक हमने x, y मान लिया। आई इसका अंतः केंद्र है, इन सेंटर कहलाता है, इसलिए आई से डिनोट करते हैं। तो आई के निर्देशांक होते हैं x, y माने हमने, तो x बराबर a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपान a प्लस b प्लस c, और y बराबर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपान a प्लस b प्लस c। अब इन्हें हमने इस x y के मान रख दिए और इसको कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिख दिया। तो ये इन सेंटर कहलाता है त्रिभुज का। तो इसे नोट कर लीजिएगा और इसे नोट करने से पहले ये भी ज्ञात हो ए बी सी क्या है। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। ये इसकी भुजा है, ए बी भुजा है, ए सी भुजा कहलाती है। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हम एक्स सेंटर देखेंगे, बाह्य केंद्र देखेंगे। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो तीनों बाह्य केंद्र लेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं बहिष केंद्र की। तो ये त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी भुजाएं दी हैं। ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी है। अब बहिष केंद्र कहते किसे हैं? जो सामने भुजा है इसको बढ़ा देते हैं और ये बहिष कोण बन जाता है, बहिष कोण। और ये आगे बढ़ा देते हैं, ये बहिष कोण बन जाता है। अब इस कोण का अर्धक करते हैं बाह्य कोण का, और इस बाह्य कोण का अर्धक करते हैं। तो ये बाह्य कोण के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह इसका अर्थात इस कोण के सामने का बहिष केंद्र कहलाता है। ये क्या है? अर्धक है। ये बहिष कोण का अर्धक है और ये भी बहिष कोण का अर्धक है। ये जहां पर मिलता है वह इस बिंदु के शीर्ष के सामने का बहिष केंद्र कहलाता है। यहां से क्या करेंगे? यहां से इस भुजा पर लंब डालेंगे और यहां से प्रकार की नोक रखकर और इतनी दूरी लेकर इस टाइप से हम वृत्त खींच देते हैं, इस टाइप से। तो ये क्या होता है? ये जो बढ़ाई गई भुजाएं हैं ये जो इसको स्पर्श करता हुआ तीनों भुजाओं को, बाहर वाली को स्पर्श करेगा, तो ये बहिष केंद्र कहलाएगा। इसी टाइप से इसको बढ़ाने पर, इसे बढ़ाने पर इसके अर्धक यहाँ मिलेंगे, तो बी के सामने बहिष केंद्र कहलाएगा। इसी तरह इसको बढ़ाने पर इसको, इसके अर्धक, और यहाँ पर काटेंगे तो ये सी का बहिष केंद्र कहलाएगा, इसके सामने का बहिष केंद्र। तो इस टाइप से इसमें ए के सम्मुख बहिष केंद्र के निर्देशांक होंगे माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटे माइनस ए प्लस बी प्लस
सी कामा माइनस ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपान माइनस ए प्लस बी प्लस सी और बी के सामने ए एक्स वन माइनस बी बाई वन प्लस सी सॉरी बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपान ए माइनस बी प्लस सी कामा ए बाई वन माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपान ए माइनस बी प्लस सी। और इसी टाइप से इसमें सी माइनस का हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपान ए प्लस बी माइनस सी कॉमा ए बाई वन प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री अपान ए प्लस बी माइनस सी। तो इस टाइप से ये निर्देशांक हो जाएंगे बहिष केंद्रों के त्रिभुज के। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा है और बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन, तो आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है जिसके निर्देशांक शीर्षों के x1 बाई वन, x2 बाई टू और x3 बाई थ्री हैं। तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 बाई वन 1 x2 बाई टू 1 x3 बाई थ्री 1। ये सारणिक फॉर्म है और इसका विस्तार होगा 1/2 x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। और यदि ये बिंदु संरेख है, मतलब एक रेखा में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। बिंदुओं के संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बिंदु एक लाइन में हो जाएंगे ऐसे, तो त्रिभुज नहीं होगा, उसका क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे, तब ये बिंदु संरेख कहलाते हैं। x1 बाई वन, x2 बाई टू, x3 बाई थ्री। तो यहाँ 1/2 x1 बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू बराबर 0। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x1 बाई टू, x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3
इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 गुणा 2 बराबर 0 हो जाएगा ये। तो ये तीनों बिंदु सररेख होने की कंडीशन आ गई है। इसको इस रूप में हम लिख लेते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अब इससे संबंधित जो 11th में टॉपिक है सरल रेखाएं, वह स्टार्ट करेंगे। ये नोट कर लिया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।